जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि ड्यूटीज़ ऑफ़ द बेलर क्या-क्या हैं। बेलर की कुछ ड्यूटीज़ हैं जब कोई भी वो गुड जो है वो बेल करता है, डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को तो उस पर कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहली ड्यूटी उसकी ये है ड्यूटी टू डिस्क्लोज़ फॉल्ट्स। सेक्शन 150 में बताया गया है कि देखें जी ग्रेटिशियस बेलमेंट में बेलर की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम जो फ़ॉल्ट्स हैं गुड्स के अंदर वो बेली को बताए। अगर वो नहीं बताएगा तो ही इज़ लायबल टू पे डैमेजेस टू द बेली अराइजिंग फ्रॉम सच फॉल्ट्स। ग्रेटिशियस बेलमेंट के अंदर क्योंकि मुनाफा नहीं होता, बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड होती है, तो इसमें बेलर की ज़िम्मेदारी है कि वो जो उसको फॉल्ट्स का पता है, जो उसके नॉलेज में है फॉल्ट्स गुड्स के अंदर, वो उसको बताना लाज़मी है बेली को। अगर वो नहीं बताएगा तो अगर कोई नुकसान पहुँचेगा बेली को, तो वो ज़िम्मेदार होगा डैमेजेस पे करने के लिए। लेकिन अगर कोई बेलर फॉर रिवार्ड मतलब है गुड्स दूसरे को देता है, तो फिर उस केस में तमाम तरह का बेशक उसको डिफेक्ट्स के बारे में पता है या नहीं पता, यानी कि अगर बाद में बेली को कोई किसी भी किस्म का मकसद है पता लग गया कि गुड्स के अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट है, तो बेलर को वो भी पे करना पड़ेगा डैमेज। बेशक उसको नहीं पता था कि जी एट द टाइम ऑफ बेलमेंट गुड्स के अंदर कोई फॉल्ट है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ही है कि ग्रेटिशियस बेलमेंट में आपको सिर्फ अगर आपने जो आपको डिफेक्ट्स का पता है और आपने अगर अगले को नहीं बताए तब आपको उसके लिए डैमेजेस देने पड़ेंगे। लेकिन नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट क्योंकि बेलमेंट फॉर रिवार्ड होती है, तो ऐसे केस में आपको चाहे पता था या नहीं पता था एट द टाइम ऑफ बेलमेंट मतलब है बेलर को, तो उसको फिर भी तमाम के तमाम जो डैमेजेस हैं वो पे करने पड़ेंगे अगर कोई नुकसान पहुंचा है बेली को। तो ये एक इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है जिसके ज़रिए हमें क्लियर हो जाएगा। ए ने हायर किया कैरेज बी से, द कैरेज इज़ अनसेफ एंड बी इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट। ए इज़ इंजर्ड, बी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। ठीक हो गया। ए लैंड्स अ हॉर्स विच ही नोज टू बी vicious to B. He does not disclose the fact that the horse is vicious. The horse runs away, B is thrown and injured. A is responsible for damages. अब आर ने हायर किया एक मोटर बोट को फ्रॉम डी फॉर अ हॉलीडे ऑन रिवर थेम्स। द बोट caught fire and R could not put out the fire. As the fire fighting equipment was out of order, B was injured, held D was liable. Duty to repay necessary expenses. In case of gratuitous bailment where goods are to be kept are to be carried out by the bailey for the bailor, it is the duty of the bailor to repay all the necessary expenses incurred by the bailey for the purpose of bailment. सेक्शन 158 में ये बताया गया है कि जब ग्रेटिशियस बेलमेंट का किस्सा होता है तो ऐसे में जो बेलर है उसको तमाम के तमाम नेसेसरी एक्सपेंसेस बेली को देने होते हैं। तो इसमें एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ए ने डिलीवर किया अपना हॉर्स बी को फॉर सेफ कस्टडी। द हॉर्स बिकम सिक एंड बी स्पेंड ₹50 ऑन मेडिकल एंड ₹20 ऑन फीडिंग। ए इज़ लाइबल टू पे बी ₹70 क्योंकि ये ये ग्रेटिशियस बेलमेंट है, बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड है। तो ऐसे केस में बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड में आपको तमाम तरह के एक्सपेंसेस देने होते हैं किसको, बेली को। ड्यूटी टू रिपे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, किसी भी तरह की बेलमेंट हो बेलर को हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। इन नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट द बेलर इज नॉट लायबल टू बियर द ऑर्डनरी एक्सपेंसेस।
तो बेलमेंट फॉर रिवार्ड के अंदर बेलर जो होगा ही इज़ नॉट लायबल टू बियर द ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो देगा बेली को। बी ने हायर किया एज हॉर्स, द हॉर्स बिकम सिक, बी spent ₹50 on medical and ₹20 on feeding. A is liable to pay ₹50 to B the extraordinary expenses, क्योंकि ये बेलमेंट फॉर रिवार्ड था, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट था। इसके अंदर फीडिंग के चार्जेस जो हैं वो बेलर को नहीं देने पड़ेंगे, बेली को सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे जो कि हॉर्स की बीमारी पे खर्च हुए हैं। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिमांडिंग बैक, अब इसमें सेक्शन 159 में हमें बताया गया अगर बेलर कहता है उसने ग्रेटिशियस बेलमेंट कराई किसी चीज़ की, गुड्स को ग्रेटिशियसली बेल्ड कराया तो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, लेकिन वो जो है उस टाइम से पहले वापस मांग लेता है बेली से, वो गुड्स वापस मांग लेता है, तो उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो मुआवजा दे, इंडेमनीफाई करे बेली को उस लॉस के लिए जो कि उसको फेस करना पड़ा, बिकॉज क्योंकि वो कुछ एक्सपेंसेस कर चुका था उन गुड्स के ऊपर जो कि बेल हुई थी। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मिसाल लेते हैं, ए ने सेंड की साइकिल बी को ग्रेटिशियसली फॉर 3 months, लेकिन बी ने स्पेंड किए ₹200 ऑन इट्स रिपेयर्स। If A asks for the return of cycle after 1 month, he is liable to compensate B for the expenses incurred by him in excess of the benefits enjoyed by B. ग्रेटिशियस बेलमेंट थी, 3 महीने के लिए उसने साइकिल दी थी, लेकिन उसने बी जो था इस दौरान उसने ₹200 खर्च कर दिया साइकिल पे। अब हुआ ये कि ए ने क्या कहा कि टाइम से पहले ही साइकिल वापस मांग ली, तो ही इज़ लायबल टू कंपनसेट बी फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट्स एंजॉयड बाय बी। ये सेक्शन 159 में हमें बताया गया कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिमांडिंग बैक, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल। हाँ, अब देखें अगर फ़र्ज़ किया एक बेलर ने बेल की गुड्स, लेकिन उसका टाइटल जो था वो डिफेक्टिव था और जिसकी वजह से बेली को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, तो बेलर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर सच लॉस। सेक्शन 164 हमें बोलता है ये बात कि ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर डिफेक्टिव टाइटल। ए ने जो है नेबर्स का स्कूटर बी को दे दिया विदाउट नेबर्स परमिशन, नेबर्स ने सू कर दिया बी को कि भाई और उससे कंपनसेशन ली, तो ए जो है वो बाउंड होगा टू इंडेमनीफाई बीज लॉस, क्योंकि डिफेक्टिव टाइटल था, इसने किसी की चीज़ दूसरे बंदे को उसकी इजाज़त के बगैर दे दी थी। ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, अब ये बेलर की ड्यूटी है कि वो रिसीव बैक करे गुड्स को बेली से जब वो पर्पस पूरा हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ही जो बेली है वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन और एक्सपेंसेस जो उसने लगाए हैं कस्टडी पर जो गुड्स हैं उनकी पर। तो ये सेक्शन 160 में हमें बताया गया है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।